हेलो बच्चों। हाँ, तो हमारी जो पिछली वीडियो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हम यही टॉपिक कर रहे थे, ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। एक तरह से जब मान लीजिए कि ये सेम वीडियो है, बस एक तरह से मैं इसको दो पार्ट में अपलोड कर रहा हूं सर। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि कैसे एक लेड एसिड बैटरी का मैंने एग्जाम्पल लिया था कि कैसे एक लेड एसिड बैटरी जब वो मैक्सिमम चार्ज होगी, उसके इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैक्सिमम होगा, जिसको हम ईएमएफ कह देते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब हम उसको किसी सर्किट या किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट करेंगे, उसके इलेक्ट्रोड्स को किसी भी एक कंडक्टिंग पाथ से कनेक्ट करेंगे और एक करंट ड्रॉ होगा बैटरी से, सेल से, है ना, तो उसके जो टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस है वो घट जाता है। और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्लोज्ड सर्किट में, है ना, बैटरी के टर्मिनल्स का, इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज सर्किट में, वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। इसी को हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं और अब हम वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम कंसेप्ट थ्रू द वर्किंग ऑफ डेनियल सेल। ये गैल्वेनिक सेल तरह का गैल्वेनिक सेल होता है, वोल्टिक सेल। ठीक है, तो उसकी वर्किंग के थ्रू, उसकी वर्किंग को समझकर हम यही कंसेप्ट जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सेम वही बात है, जो प्रोसेस लेड एसिड बैटरी में होता है, द सेम प्रोसेस अकर्स है डेनियल सेल। फिर हम इसको जनरलाइज करेंगे। अच्छा, एक बात और, ये जो पूरी कहानी मैंने आपको पिछली वीडियो में सुनाई है लेड एसिड बैटरी की, या जो हम यहाँ पे डेनियल सेल की बात करेंगे, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, लेकिन ये जरूरी था इसको समझने के लिए कि क्यों ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज है क्या, और क्यों क्लोज्ड सर्किट में जब सेल से करंट ड्रॉ हो रहा हो तो क्लोज सर्किट में उसके इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू दी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स इन ओपन सर्किट। मतलब एक सेल जब हम उसे, जब वो सेल खाली सेल है, मतलब किसी तरह का कोई सर्किट के अक्रॉस हमने उसको कनेक्ट नहीं किया, ओपन सर्किट में है ना, दोनों इलेक्ट्रोड्स आपस में कनेक्टेड नहीं है, कोई कंडक्टिंग पाथ नहीं है उनके बीच में, तब जो इलेक्ट्रोड्स का टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो मैक्सिमम होता है। लेकिन जैसे ही हम दोनों इलेक्ट्रोड्स को आपस में किसी सर्किट के अक्रॉस उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट करते हैं, सर्किट के दोनों टर्मिनल से, या हम कोई कंडक्टिंग पाथ से दोनों जो उसके इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों पॉजिटिव मतलब हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स हैं, उनको शॉर्ट कर देते हैं किसी कंडक्टिंग पाथ के थ्रू, और करंट ड्रॉ होता है सेल से, बैटरी से एक करंट ड्रॉ होता है और सेल की, बैटरी की डिस्चार्जिंग होने लगती है, तब उसके टर्मिनल्स का, उसके इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से कम हो जाता है। और जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी, जितना ज्यादा करंट ड्रॉ करोगे आप सेल से, रेट ऑफ डिस्चार्जिंग सेल की जितनी फास्ट होगी, है ना, जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, टर्मिनल वोल्टेज जो आएगा वो उतना ही कम होगा एज कंपेयर टू ईएमएफ। ये जो डिफरेंस है, ये मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, डिफरेंस बिटवीन द ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन क्लोज ओपन सर्किट एंड इन क्लोज सर्किट, है ना, ये लॉस्ट वोल्ट कहलाता है। ये मैंने बताया था, करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा लोगे, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमारा सर्किट लोड का जो रेजिस्टेंस है वो जितना कम लेंगे, सर्किट उतना ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, है ना। तो हमने देखा कि टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। चलिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेम कंसेप्ट थ्रू डेनियल सेल। तो डेनियल सेल एक वोल्टेज गैल्वेनिक सेल है। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो डेनियल सेल में हम क्या करते हैं, दो बीकर लेकर, दो अलग अलग बीकर लेकर, दोनों में दो अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट फिल करते हैं। मान लीजिए इसमें तो हम ले लेते हैं ZnSO4 ना, जिंक सल्फेट, और इसमें हम कॉपर सल्फेट CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन, इसमें जिंक सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक, फिर क्या करते हैं कि इसमें एक कंडक्टिंग, चाहे तो सिलेंड्रिकल रॉड या मेटालिक प्लेट, एक इस सॉल्यूशन में इमर्स कर देते हैं और एक इस सॉल्यूशन में इमर्स कर देते हैं। इसी तरह की एक कंडक्टिंग रॉड, है ना, या कंडक्टिंग प्लेट
इस सॉल्यूशन में इमर्स कर देते हैं। जनरली आइए, जिस बीकर में हमारा जिंक सल्फेट है, ये आप समझते हैं ये दोनों हमारे जो सिलिंड्रिकल रॉड हो या प्लेट टाइप की हो, इनको हम इलेक्ट्रोड्स कहते हैं, है ना। बोथ दीज आर इलेक्ट्रोड्स। चलिए समझते हैं आप इलेक्ट्रोड्स। जनरली जिस बीकर में हमारा जिंक सल्फेट है, उसमें जो इमर्स्ड इलेक्ट्रोड है वो हम लेते हैं जिंक मटेरियल की रॉड है ये, और इसमें हम लेते हैं कॉपर मटेरियल की रॉड, ठीक है। फिर इन दोनों बीकर को आपस में हम एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं ना। ये यू शेप्ड ट्यूब है जिसमें हमारा एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है। वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे KNO3 या KCl टाइप का कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेकर हम दोनों बीकर को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये हमारा सॉल्ट ब्रिज कहलाता है, इसी को सॉल्ट ब्रिज भी कहते हैं। और ये दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में वो हमारा एक्सटर्नल सर्किट या लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस हमको करंट फेड करना है, जिसके अक्रॉस हमको करंट फ्लो कराना है, उसको इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए वर्किंग देखें डैनियल सेल की, तो यहां पर ये हमारा एनोड है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है ना, और ये हमारा कैथोड है। कॉपर रोड जो है वो कैथोड है जहां पर की रिडक्शन रिएक्शन अकर होती है। यहां पर क्या होता है कि ये जो जिंक रॉड है, इस जिंक रॉड में से सॉलिड जिंक ना, जिंक एटम्स जो हैं वो इस एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं, है ना, एंड दे फॉर्म Zn2+ आयंस लीविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स बिहाइंड ऑन द रोड। मतलब एक तरह से एक जिंक एटम क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है टू फॉर्म जिंक आयंस, Zn2+ आयंस। तो हम लिख सकते हैं एट एनोड व्हाट हैपेंस एट एनोड, दैट द जिंक एटम्स दे ऑक्सीडाइज टू फॉर्म जिंक आयंस बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस जिंक रॉड पे डिपॉजिट होता है, ठीक है। अच्छा, यहां से क्या होगा, जैसे ही यहां पे जिंक रॉड पे 2 इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए, ये पोटेंशियल हो गया लो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसका लो पोटेंशियल हो गया, ये हाई पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर हमारा इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाएगा सर्किट के अक्रॉस। सारे फ्री चार्ज कैरियर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे। तो करंट की डायरेक्शन तो ये आएगी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये आएगी इधर। अब हम देखें कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट मूव करते हुए कॉपर रॉड तक पहुंचते हैं। ये जो CuSO4 हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, ये आयनाइज हो जाता है, ये इलेक्ट्रोलाइट, इसका इलेक्ट्रोलिसिस होता है और ये आयनाइज हो जाता है टू प्रोड्यूस Cu2+ आयंस एंड SO4- आयंस, ठीक है। अब ये जो Cu2+ आयंस है, इसमें जो सॉल्ट का जो ये डिसोसिएशन हुआ है, जो इलेक्ट्रोलिसिस हुआ है, इसमें से Cu2+ आयंस जो हैं वो इस कॉपर रॉड की तरफ मूव करते हैं और इधर से आने वाले इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्वायर करके रिड्यूस हो जाते हैं टू फॉर्म कॉपर, टू फॉर्म सॉलिड कॉपर, ठीक है, टू फॉर्म सॉलिड कॉपर एटम। अब ये कॉपर एटम जो है यहां कॉपर रॉड पर डिपॉजिट होते जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि ये रॉड आपकी धीरे धीरे इसकी थिकनेस बढ़ती रहेगी क्योंकि इसमें कॉपर एटम्स डिपॉजिट होते जा रहे हैं। यहाँ पे जिंक रॉड जो है उसमें से एटम्स कम होते जा रहे हैं, दे आर गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक 2+, मतलब Zn2+ आयंस। तो ये रॉड जो है धीरे धीरे हमारी पतली होती जाती है और इस तरह से इस एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस करंट का फ्लो होता है। अच्छा, धीरे धीरे क्या यहाँ पे आयंस की कंसंट्रेशन, जैसे यहाँ पे SO4- आयंस, हर एक मॉलिक्यूल के डिसोसिएशन में, आयनाइजेशन में जो SO4- आयंस
क्रिएट हो रहे हैं उनकी कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। यहाँ पे Zn2 प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो उन्हीं को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर हम ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। इनर्ट इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि ये जो रिएक्शन हमारी एनोड और कैथोड पर चल रही है, इसको ये कोई भी किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करेगा, जो जिंक आयंस हैं और जो सल्फेट आयंस हैं उनको न्यूट्रलाइज करता है इस सॉल्ट ब्रिज में जो भी हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पे भी देखिए हमारा जो एक तरह से कहा जाए डेनियल सेल है, यहां पे भी क्या हो रहा है कि यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं कि जनरली मतलब एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। एक हमारे इलेक्ट्रोड पर जो है क्या कहते हैं आयंस जो है मतलब एक तरह से कहा जाए रिडक्शन हो रहा है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स एब्सॉर्ब हो रहे हैं। तो जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसी पोटेंशियल डिफरेंस को यूज करते हैं हम एक्सटर्नल सर्किट में जो हमारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, जिससे कि वो सर्किट के अक्रॉस मतलब अगर पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं तो हाई पोटेंशियल एंड से लो पोटेंशियल एंड, या अगर जैसे कि जनरली हमारे जो मेटेलिक एलिमेंट्स हैं उनमें फ्री चार्ज कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करते हैं। तो जैसे भी चार्ज कैरियर्स हैं जिस डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, एनर्जी हमारे ये इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है यही एनर्जी प्रोवाइड करता है, यही चार्ज कैरियर्स को सर्किट में ड्राइव करता है, उनको फ्लो कराता है। ठीक है, और होगा यहां पे भी वही कि भाई जब ये अगर मान लो इसको सेल को हम ओपन सर्किट में ले, तो ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो मैक्सिमम होगा जिसको हम ईएमएफ कहेंगे। क्लोज सर्किट में इसके इलेक्ट्रोड्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा जिसको हम टर्मिनल वोल्टेज कहेंगे। ठीक है, तो चाहे हमारा जैसे एग्जाम्पल हमने दो कंसीडर किए, लीड एसिड बैटरी हो चाहे हमारा डेनियल सेल हो, है ना, कहानी सबकी यही है। अब देखिए हम उस एस्पेक्ट में आए जो हमको चाहिए फिजिक्स में ना, इसको फिजिकल एस्पेक्ट इसके डिस्कस करें हम। तो फिजिकल एस्पेक्ट क्या है कि सेल जिसको हम बेसिकली एक तरह से कहा जाए एक ऐसे सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं जो हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा, या मतलब जो हमारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं सर्किट में उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा जिससे कि वो सर्किट के अक्रॉस मूव कर सके। क्यों? क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस है, सर्किट के अक्रॉस रेजिस्टेंस जो है वो उनको फ्रीली मूव नहीं करने दे रहा है, उनको उनके पाथ को उनके मोशन को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो दे रिक्वायर सम एनर्जी, है ना, टू फ्लो अगेंस्ट द रेजिस्टेंस। तो वो एनर्जी उनको सेल प्रोवाइड करता है। कैसे? वो मैकेनिज्म हमने पढ़ा कि सेल के अंदर कुछ इंटरनल केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसमें जो दो इलेक्ट्रोड्स कंडक्टिंग टर्मिनल्स हम लगाते हैं, उनमें से एक इलेक्ट्रोड जो है उस पर हाई मतलब पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता रहता है और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहता है, और एक पोटेंशियल डिफरेंस सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच में, बैटरी के इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्रिएट हो जाता है। और पोटेंशियल डिफरेंस इज सोर्स ऑफ एनर्जी। ये समझिए आप, अगर किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में, मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, या आपका हाई पोटेंशियल या आपका लो पोटेंशियल, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा ना हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द कैपेसिटी टू डू वर्क। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, कितनी? QE, जिसकी वजह से चार्ज का एक्सेलरेशन होगा कितना? QE/m, जिसकी वजह से वो वेलोसिटी गेन करेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, मतलब जो भी उस पर, जहां से भी उस पर फोर्स लग रही है, जिस एजेंट से भी उस पर फोर्स लग रही है, जो भी क्वांटिटी उस पर फोर्स एक्सर्ट कर रही है ना, वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड डज वर्क ऑन द फ्री चार्ज कैरियर्स एंड प्रोवाइड देम काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो बेसिकली कहा जाए यही पोटेंशियल डिफरेंस हमारा ये सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। तो यही जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस, है ना, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। और ये एनर्जी कहां से रही? यहां पर जो प्रोसेस चल रहा है इलेक्ट्रोलिसिस,
विद इन दी सेल, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस चल रहा है कि भाई जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं, है ना, आयंस का मूवमेंट हो रहा है, पॉजिटिव आयंस एक तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव आयंस एक तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जब भी एक आयन का डिसोसिएशन होता है तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। मैंने पहले पिछली वीडियो में बताया आपको कि जैसे केमिकल रिएक्शंस है हमारी, वो या तो एक्सोथर्मिक होंगी या एंडोथर्मिक होंगी। यहां पे जो रिएक्शन हमारी रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, वो एक्सोथर्मिक होती है, जिससे कि केमिकल एनर्जी रिलीज हुई। किस फॉर्म में रिलीज हुई? जो आयंस हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। और उस काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं हम, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है इलेक्ट्रोड्स का आयंस पर, उसके अगेंस्ट आयंस को मूव कराने में और उनको रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स तक पर एक्यूमुलेट कराने में। तो वो जो केमिकल एनर्जी हमारी वही यूटिलाइज हो रही है इस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने में। तो एक तरह से यहां पर केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है। अब इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज करते हैं टू ड्राइव दी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टू ड्राइव दी फ्री चार्ज कैरियर्स अक्रॉस दी सर्किट। जो हमारे सर्किट में फ्री चार्ज कैरियर्स हैं उनको हम सर्किट के अक्रॉस फ्लो कराने के लिए, सर्किट के अक्रॉस मूव कराने के लिए अगेंस्ट दी रेजिस्टेंस इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं। समझ रहे बच्चों? अब होता क्या है कि जब हम सेल को किसी भी सर्किट से कनेक्ट ना करें, हमारा ऐसे ही मान लो बैटरी हम खरीद के लाए, इस सेल हम खरीद के लाए बाजार से, अभी हमने किसी सर्किट से इसको कनेक्ट नहीं कर रखा है, तब इसके टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो मैक्सिमम होगा और वो ईएमएफ कहलाता है। लेकिन जब आपने इसको किसी भी, मान लो कोई बल्ब है, फैन है, या कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, उसके अक्रॉस आपने इसको कनेक्ट किया, कैसे? सर्किट के दोनों टर्मिनल से एक को हाई पोटेंशियल एंड से कनेक्ट कर दिया, एक को लो पोटेंशियल एंड से कनेक्ट कर दिया, तो इससे करंट ड्रॉ होगा, इससे करंट ड्रॉ होगा बैटरी से या सेल से, और सेल की या बैटरी की डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी। जैसा मैंने आपको लेड एसिड बैटरी वाले केस में समझाया था कि जैसे ही डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी अंदर वापस इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके टर्मिनल्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से थोड़ा कम होगा। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इस क्लोज्ड सर्किट में जब सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है, ये टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है। और ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसका जो डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स इन ओपन सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल इन क्लोज सर्किट, टर्मिनल वोल्टेज, इनका जो डिफरेंस है वही हमारा लॉस्ट वोल्ट कहलाता है या लॉस्ट वोल्टेज कहलाता है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं E माइनस V इक्वल्स टू VL, लेट अस से वी लॉस्ट वोल्ट टू बी VL, ठीक है। तो ये पूरा इसका फंडामेंटल है। अब देखिए, इसको हम अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो मान लीजिए हमारा ये जो बाहर वाला जो रेजिस्टेंस है, जो सर्किट है, इसका रेजिस्टेंस R, कैपिटल R मान लो, चलो एक्सटर्नल मत लगाओ, ठीक है। तो हम देखिए यहां से और यहां तक तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ना, इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड तक, तो हमारे फ्री चार्ज कैरियर्स हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करेंगे, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं, तो करंट हमारा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन करंट तो सेल के अंदर भी फ्लो करता है, इंटरनल मोशन भी होता है चार्ज कैरियर्स का सेल के अंदर। अंदर कैसे मूव कर रहे हैं? अंदर फ्री चार्ज के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, अंदर मोशन किसका हो रहा है? अंदर मोशन हो रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का, है ना। अंदर भी कुछ चार्ज कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट है सेल के अंदर, इलेक्ट्रोलाइट में आपके पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हैं, वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस जो है वो इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो कर रहे हैं। पॉजिटिव आयंस का फ्लो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव आयंस का फ्लो होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, है ना। तो यहां भी ये करंट फ्लो करेंगे। यहां पर करंट की डायरेक्शन क्या आएगी? तो मान लीजिए करंट के फ्लो की डायरेक्शन चाहे तो नेगेटिव आयन के अपोजिट या पॉजिटिव आयन के सेम डायरेक्शन में, मतलब वही डायरेक्शन आएगी ये। तो सेल के अंदर भी जब सेल से करंट ड्रॉ हो रहा है तो करंट सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो नहीं करता,
है ना, सिर्फ बाहर वाले सर्किट में एक्सटर्नल लोड के अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही करंट फ्लो नहीं कर रहा है, बल्कि करंट सेल में इंटरनली भी फ्लो कर रहा है। जो आयंस का आपका कंटिन्यूस आपका इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, वो आयंस में डिसोसिएट हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स। पॉजिटिव आयंस एक इलेक्ट्रोड की तरफ एक्यूमुलेट हो रहे हैं, नेगेटिव आयंस एक इलेक्ट्रोड पर एक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो उनके मूवमेंट की वजह से भी तो एक करंट जनरेट होता है। तो ये करंट इंटरनली भी फ्लो करता है सेल के अंदर। और कंटिन्यूटी ऑफ करंट, है ना, कंटिन्यूटी ऑफ करंट डिमांड्स कि अगर हमारा एक्सटर्नल सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, तो इंटरनल सर्किट में भी हमारा इंटरनल सेल के इंटरनल अंदर सेल के जो करंट होगा, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा, वो भी आई होगा। तभी तो करंट की कंटिन्यूटी बनेगी ना, कि भाई यहां से आई करंट आया, यहां पर आई करंट, और यहां से यहां तक भी करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई। समझ रहे बात? तो देखिए इसको हम किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि यहां पर सेल को मतलब फ्री चार्ज कैरियर्स को ड्रॉ करने के लिए, मतलब फ्लो कराने के लिए सेल को एनर्जी देनी है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है, जिससे कि इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके। तो यहां भी तो आयंस को मूव कराने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कहते ना कि भाई ये तो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें तो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेटेड है, और कोई पॉजिटिव आयन आएगा तो ये उसको रिपेल करेगा, इसी तरह से ये नेगेटिव आयन इसको रिपेल करेगा। यहां पे भी तो ऑब्स्ट्रक्शन है आयंस के मूवमेंट के लिए। तो यहां पे जो करंट फ्लो कर रहा है, यहां पे जो चार्जेस का फ्लो है इंटरनल सेल के अंदर, वो भी फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं आयंस, फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे चार्ज कैरियर्स, वहां पे भी उनका मोशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। कुछ अपोजिशन शो कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड मिलकर, कुछ अपोजिशन शो कर रहा है टू द फ्लो ऑफ आयंस ना। तो अगर ये हमारा रेजिस्टेंस है, तो सेल के अंदर भी तो रेजिस्टेंस है। बस इसी को रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब जनरली हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को तो हम इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन के कोलिजन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, या कि लेंथ आपने बढ़ा दी वायर की और पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, या एरिया बढ़ाने से नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस का नेचर थोड़ा डिफरेंट है ना, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का नेचर थोड़ा डिफरेंट है। ये इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर पे डिपेंड करता है? किस पे डिपेंड करेगा ये इंटरनल रेजिस्टेंस? तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत सारे फैक्टर पे, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। जैसे ये रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है ना, कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग होगी, कॉपर की अलग होगी, एल्यूमिनियम की अलग होगी। तो यहां पे भी आयंस कितना फ्रीली मूव कर पाएंगे, वो आपके इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोलाइट आपने कितना डाइल्यूट लिया है या कितना कंसंट्रेटेड है। तो इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, जितने ज्यादा आयंस होंगे ना, उनका मूवमेंट उतना ही ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होगा। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी, इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इंक्रीजेस विद द कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस विद द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे तो डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करता है। और इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो चार्ज का जो मोशन है, आयंस का जो मोशन है विद इन द सेल, वो और ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी आयंस को यहां पर फ्लो कराने के लिए। ठीक है, सेकेंड, इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड्स। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, बल्कि इसको ये कहिए सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स dipped within the electrolyte। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपके जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनका सरफेस एरिया, चलिए वो रब कर दिया मैंने, मान लीजिए जैसे ये है, तो ये इलेक्ट्रोड्स आपके इसके एक्वस सॉल्यूशन जो हम लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट का, उसके अंदर कितने डिप्ड हैं ना, कितना सरफेस एरिया इनका इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, कितना सरफेस एरिया इलेक्ट्रोलाइट से बाहर है।
तो जितने ज्यादा सरफेस एरिया इलेक्ट्रोड्स का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर होगा उतना आसान होगा आयंस के लिए इलेक्ट्रॉन उस पर एक्यूमुलेट होना, उस पर डिपॉजिट होना, उस तक पहुंचना। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रोड्स का सरफेस एरिया इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जितना ज्यादा होगा आयंस उतना इजिली जो इलेक्ट्रोड्स हैं उन पर डिपॉजिट हो पाएंगे। तो जो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया डिप करोगे इंटरनल रेजिस्टेंस उतना घट जाएगा। इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स डिप्ड विद इन द इलेक्ट्रोलाइट, है ना? ज्यादा डिप करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कम एरिया डिप करोगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। फिर इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। एक तरह से इन इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस, ये जितना ज्यादा बढ़ा दोगे आप इंटरनल रेजिस्टेंस उतना इंक्रीज हो जाएगा। जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा आयंस को इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए मींस इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। तो एक तरह से इलेक्ट्रोड्स का जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा इंक्रीज करोगे आप उसको तो इंटरनल रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा। हम कह सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन इलेक्ट्रोड्स, इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। फोर्थ, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोलाइट के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये कंडक्टर की तरह नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट का टेम्परेचर आप बढ़ाओगे ना तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा। क्यों होगा डिक्रीज टेम्परेचर बढ़ाने पे? क्योंकि आप समझ रहे हैं भाई, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक तो एक्सपेंशन होगा, डेंसिटी कम होगी, कंसंट्रेशन जो है इलेक्ट्रोलाइट की मतलब आयंस की जो डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम कितने आयंस हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है, और इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो काइनेटिक एनर्जी है आयंस की, है ना, वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। एक तो काइनेटिक एनर्जी उनको उससे मिल रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, एक टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो उनकी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक तरह से इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स पे हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। और ये भी आप समझ गए होंगे कि ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, एक तरह से इस पूरे मैकेनिज्म को जो सेल के विधन चलता रहता है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं थ्रू द डिसोसिएशन ऑफ और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तो आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, फिर वो इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड है ना। तो यहां पे भी आयंस मूव कर रहे हैं, करंट का मोशन हो रहा है, तो यहां पे भी चार्ज के फ्लो के लिए ऑब्स्ट्रक्शन है। तो वी आर हम उसको एक पर्सपेक्टिव से हम उसको रेजिस्टेंस मान के चल रहे हैं, और हम इस पूरे मैकेनिज्म से ये जो ऑब्स्ट्रक्शन, ये जो अपोजिशन जनरेट हुआ टू द फ्लो ऑफ करंट, इसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल इसलिए बिकॉज दिस होल मैकेनिज्म अकर्स विद इन दी सेल। आगे बात समझ में? तो हम ये जो सेल के अंदर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है टू द फ्लो ऑफ चार्ज, हम इसको सेल के ही इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह देख सकते हैं। तो बेसिकली मान लीजिए जो टोटल वर्क डन करना है सेल को चार्ज को मूव कराने के लिए, वो सिर्फ एक्सटर्नल सर्किट में नहीं करना है, वो सेल में इंटरनली भी करना पड़ेगा वर्क डन। सेल में सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में चार्ज को, करंट को फ्लो कराने के लिए भी सेल को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि टोटल वर्क डन, मान लीजिए जैसे ईएमएफ को हम डिफाइन क्या करते हैं, ईएमएफ इज दी और पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ मींस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल। तो हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू दी अदर। वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है ना। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप यहां से यहां तक डिस्प्लेस कराओगे तो यहां से यहां तक वर्क डन करना पड़ रहा है, तो इंटरनली भी तो वर्क डन करना पड़ रहा है। तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इंटरनल भी होगा, कुछ इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप भी होगा सेल के अंदर। वही इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप हमारा लॉस टू वोल्ट है ना। कि भाई हम बाजार से खरीद के लाए बैटरी, बाजार वाले ने कहा कि ये बैटरी आपकी 12 वोल्ट की है, आप खुश हो गए कि हमको 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। आपने इसको
एक लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया, लेकिन ये जब लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया तो पता चला इसके टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस तो 9 वोल्ट ही रह गया। क्यों रह गया? क्यों? क्योंकि 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कहां गया? वो इंटरनली ड्रॉप हो गया, है ना। वो पोटेंशियल इंटरनली ड्रॉप हो गया सेल के अंदर आयंस को मूव कराने में, उसमें भी वर्क डन रिक्वायर्ड है, यहां भी एनर्जी रिक्वायर्ड है, आयंस को इलेक्ट्रोड तक पहुंचाने में एनर्जी की जरूरत पड़ेगी ना। तो उसी को हम लॉस्ट वोल्ट या इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप कह सकते हैं। समझ रहे बच्चों? तो ये पूरी कहानी है ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज और इंटरनल रेजिस्टेंस की। हमारे काम की बात सिर्फ ये है, ठीक है। डैनियल सेल में क्या हो रहा है, लेड एसिड बैटरी में क्या हो रहा है, वो हमारा मतलब वो दैट इज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि वो समझना जरूरी था, बिना उसके ये समझ में नहीं आता मैं आपसे कह देता कि भाई सेल का ओपन सर्किट में सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम आएगा, क्लोज सर्किट में कम हो जाता है थोड़ा। आप कहते हैं क्यों हो जाता है सर, है ना। तो उसके लिए समझना जरूरी था हमारा। बाकी ना तो वो हमारा सिलेबस का पार्ट है, ना हमसे उससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दैट इज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो आप केमिस्ट्री में पढ़ देंगे। हमारा तो फिजिकल एस्पेक्ट से लेना देना है हमारा, है ना, कि फिजिक्स क्या इन्वॉल्व है इसमें। तो फिजिक्स ये इन्वॉल्व है कि जब एक सेल चार्ज हो और ओपन सर्किट में हो, मतलब उसके इलेक्ट्रोड्स से कोई करंट उससे ड्रॉ नहीं हो रहा है, तब उसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम आएगा, जो कि ईएमएफ कहलाता है। लेकिन जब उसी सेल को हम किसी सर्किट में या किसी लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे और उस सेल से या बैटरी से करंट ड्रॉ होगा, तो उसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस घट जाएगा, जो कि क्या कहलाता है, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज ही कह लीजिए, है ना। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप या लॉस्ट पोटेंशियल कहलाता है। एक तरह से वो उस पोटेंशियल डिफरेंस को या उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है जो एनर्जी सेल के इंटरनली यूटिलाइज हो रही है, सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के मोशन में, है ना, आयंस को रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स पर एक्यूमुलेट कराने में जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये लॉस्ट वोल्ट या इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप उसको रिप्रेजेंट करता है। टर्मिनल वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, एक्सटर्नल सर्किट में चार्ज कैरियर्स को मूव कराने में, फ्लो कराने में कितनी एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, उसको टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप या टर्मिनल वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए जैसे ये हमारा सेल है जिसका ईएमएफ ई है ना, इसका ईएमएफ ई है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब तरीका यह है कि इंटरनल रेजिस्टेंस को सेल के साथ इस तरह से शो करते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, इस तरह से होता है, ये इंटरनल है, लेकिन जनरली इसको दिखा देते हैं कि सेल के साथ सीरीज में ये इंटरनल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हुए दिखाते हैं और इसको स्मॉल आर से सिंबलाइज करते हैं। ये जो पूरा मैकेनिज्म हो रहा है ना, जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, चार्ज का एक्यूमुलेशन हो रहा है इलेक्ट्रोड्स पर, इस पूरे मैकेनिज्म को हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे मैकेनिज्म में भी एनर्जी का या पोटेंशियल डिफरेंस का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होता है सेल में इंटरनली, ठीक है। तो उसको इसलिए इस पूरे सेल के अंदर जो पूरा प्रोसेस है उसको हम एक ऑब्स्ट्रक्शन, एक अपोजिशन की तरह देखते हैं कि ये भी, यहां पे भी करंट फ्लो करेगा और यहां भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शन या अपोजिशन आएगा करंट के फ्लो के लिए, तो उसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कर रहे हैं और इस तरह से शो करते हैं कि ये सेल मिला के, ये इंटरनल रेजिस्टेंस मिला के पूरा सेल है और ये हमेशा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, जितना करंट एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करेगा उतना ही करंट सेल के अंदर भी फ्लो करेगा। तो अगर ये सेम करंट फ्लो कर रहा है, एक ही पाथ है फ्लो होने के लिए, करंट डाइवर्ज नहीं हो रहा है, दैट मींस दीज आर इन सीरीज। ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है। आगे बात समझ में, ठीक है। अब मान लीजिए मैं टर्मिनल वोल्टेज लिखूं, तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज तो ये हो गया एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, कि भाई बाहर वाले सर्किट के अक्रॉस हमारा जो एक्सटर्नल सर्किट है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ना, यहां कितनी एनर्जी दे रहे हैं हम फ्री चार्ज कैरियर्स को इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मूव करने के लिए, वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। ईएमएफ है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप होगा,
है ना, कुछ एनर्जी अंदर भी यूटिलाइज होगी, तो वो हमारा इंटरनल पोटेंशियल ड्रॉप VL आ जाएगा। तो V और VL इन दोनों का सम मिलाकर, ये समझना, V प्लस VL इन दोनों का सम मिला के EMF के बराबर होगा। जो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा बाहर वाले सर्किट में हो रहा है और जो पोटेंशियल ड्रॉप हमारा सेल में इंटरनली हो रहा है, इन दोनों का सम मिला के टोटल EMF के बराबर है। तो जो टोटल एनर्जी है, ये जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस, उसमें से कुछ पोटेंशियल तो बाहर वाले सर्किट में ड्रॉप होगा, कुछ सेल में इंटरनली ड्रॉप होगा। तो अगर मान लो टोटल करंट जो ड्रॉ हुआ सेल से वो I है, ठीक है, तो सबसे पहली बात तो टोटल करंट निकालेंगे कैसे, है ना। तो उसके लिए पहले सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, और जैसा मैंने बताया कि सीरीज में आते हैं हमेशा दोनों, है ना। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में होगा। तो करंट हमारा कितना आ जाएगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। अब दोनों रेजिस्टेंस ले रहे हैं तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप लेंगे कि यहां पे कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ प्लस यहां पे कितना होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस EMF E है। तो करंट जो ड्रॉ होगा वो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल मींस EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इसमें से हमारा एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज है, जिसको हम V इंटू आर एक्सटर्नल लिख सकते हैं, सिंपल V इंटू I इंटू आर, आर मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये V इज इक्वल टू I इंटू आर, ये हमारा टर्मिनल वोल्टेज है। तो सेल के टर्मिनल्स के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस आएगा। जितना पोटेंशियल डिफरेंस हमारे एक्सटर्नल सर्किट के एंड्स के अक्रॉस होगा, एक्सटर्नल लोड के एंड्स के अक्रॉस होगा, उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट सेल के दोनों इलेक्ट्रोड्स का होगा जब सेल क्लोज सर्किट में होगा, ठीक। लॉस्ट वोल्ट, हमारा लॉस्ट वोल्ट की बात मैं करूं तो लॉस्ट वोल्ट VL कितना आ जाएगा, करंट तो सेल के अंदर भी उतना ही फ्लो कर रहा है जितना एक्सटर्नल सर्किट में आए, बस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा वो स्मॉल r है। तो लॉस्ट पोटेंशियल ड्रॉप हमारा कितना आएगा, I इंटू आर। समझ रहे? तो वही जो मैंने ये इक्वेशन लिखी वही यहां से भी आ जाएगी कि मैं इसको अगर I इंटू कैपिटल आर लिखूं, इसको I इंटू स्मॉल आर लिखूं, इसको एप्सिलॉन EMF हो गया, I कॉमन ले लें तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इक्वल्स टू E हो गया। तो हमारा जो टोटल करंट ड्रॉ होगा बैटरी से वो E डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है। या एक इक्वेशन यहां से हम लिख सकते हैं कि EMF जो है वो एक्सटर्नल सर्किट के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ जो कि सेल का टर्मिनल वोल्टेज के बराबर भी आएगा, प्लस जो लॉस्ट पोटेंशियल होता है उसके बराबर होता है, मींस E इक्वल्स टू V प्लस आई आर, या V इक्वल्स टू E माइनस आई आर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कंक्लूजन है जो हम यहां से ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी तरह से लिख लो, ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, ये करंट की तरह से लिख लो, है ना। ये सारे एक्सप्रेशन एक ही बात को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ रहे हैं? अब समझ रहे हैं तो कई हमारे पास क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आएगा कि अब आपको समझना है कि अगर सेल में हम किसी भी सर्किट में सेल को कनेक्ट कर रहे हैं तो देखिए दो कंडीशन दे सकते हैं। हो सकता है सेल आपको दे रखा हो या बैटरी आपको दे रखी हो कि आइडियल है। आइडियल बैटरी या आइडियल सेल का मतलब हो गया देयर विल बी नो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो आपको उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कंसीडर ही नहीं करना है। और अगर नहीं दे रखा है तो इंटरनल रेजिस्टेंस बता रखा होगा, और जो भी आपका एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस आएगा इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ हमेशा सीरीज में आएगा, ठीक है। एक तो ये हमारे सर्किट के सिंप्लीफिकेशन में हमको हेल्प करेगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन जो है ग्राफ बेस्ड सिर्फ इसी पर आते हैं, इस इक्वेशन पर। इस इक्वेशन को मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूं, है ना। तो मान लीजिए हम एक सेल जो कि क्लोज सर्किट में कनेक्टेड है, या एक सेल के लिए उसका V I ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है। ये है V और उससे करंट कितना ड्रॉ हो रहा है I। तो इस इक्वेशन को प्लॉट करें। इक्वेशन कैसी है? लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन है। तो ग्राफ कैसा आएगा हमारा? स्ट्रेट लाइन।
अच्छा इसमें देखिए हम अगर आई को हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो हमारा माइनस आर जो है वो स्लोप हो गया, मतलब इसको कंपेयर करो, v हो गया आपका y, और इसको मैं इस तरह से लिख लू v इक्वल्स टू माइनस आई आर प्लस ई। तो v तो ले रहे हैं हम y एक्सिस पर, ये y वेरिएबल हो गया हमारा, है ना, और i को ले रहे हैं हम x एक्सिस पर, तो माइनस आर इंटू एक्स प्लस ई। अब इसको कंपेयर करें विद द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो हमारा जो स्लोप आएगा इस ग्राफ का, इस BI ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव होगा, है ना, और उसकी जो वैल्यू आएगी, स्लोप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। समझ रहे? स्लोप विल बी इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और हमारा जो y इंटरसेप्ट आएगा, मतलब ये ग्राफ हमारा जो y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा वो EMF होगा, और वो पॉइंट, वो वैल्यू हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की EMF होगी सर। तो ये क्वेश्चन आता है। अब ये देखें, नेगेटिव स्लोप की लाइन बनानी है हमको। वैसे भी देखें, जब करंट ड्रॉ जीरो होगा, व्हेन I विल बी जीरो, कोई करंट ड्रॉ नहीं होगा सेल से, तब उसके टर्मिनल्स का पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम आएगा। कितना आएगा? EMF के बराबर। तो ये पॉइंट हमारा y इंटरसेप्ट, जहां पर ग्राफ y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, वो वैल्यू हमारी EMF के बराबर होगी। ठीक है, तो ये नेगेटिव स्लोप की एक लाइन बनेगी। ये पॉइंट जहां पर ये हमारे x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, उसका मतलब वे वो पॉइंट है जहां पर टर्मिनल वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो टर्मिनल वोल्टेज जीरो कब होगा? इसी इक्वेशन से देखिए, V इक्वल्स टू ई माइनस आई आर से टर्मिनल वोल्टेज जीरो कब होगा? जब E हमारा आई आर के बराबर, मतलब सारा का सारा पोटेंशियल इंटरनली ड्रॉप हो जाए, और उसके लिए करंट की वैल्यू क्या आनी चाहिए? करंट हमारा E अपॉन आर आना चाहिए। ये वैल्यू करंट की E अपॉन आर के बराबर आएगी। बाकी जो स्लोप का मैग्नीट्यूड है, स्लोप नेगेटिव तो आएगा ही, लेकिन मॉड जो होगा स्लोप का वो R होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का। ठीक है, तो इसी ग्राफ पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये ग्राफ सिंपल है, इक्वेशन अगर आपको याद है तो ग्राफ के सारे एस्पेक्ट्स आप समझ ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये थी कहानी हमारी EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज की। अब हम इसी पर बेस्ड, मैं पहले तो ये ग्राफ से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, है ना, और फिर सर्किट के एनालिसिस में, सर्किट को सिंप्लीफाई करने में ये टर्मिनल वोल्टेज या EMF या इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट भी हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वो सर्किट सिंप्लीफिकेशन के हम बहुत सारे क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके।